हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 11th हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो इस कहानी के जो हमारे ऑथर हैं खुशवंत सिंह, वो अपने दादी ग्रैंड मदर के पोर्ट्रेट को डिस्क्राइब करते हैं अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन देम। उन दोनों के बीच का कैसा रिलेशन था, ग्रैंड मदर की नेचर कैसी थी, और लास्टली ऑथर ने वो 3 फेज ऑफ रिलेशनशिप को काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है। और आप लोगों के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, डिस्क्राइब द डिफरेंट फेजेस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड द ग्रैंड मदर। और लास्ट में ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है। तो ऑथर अपने कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं कि लोग ये कहा करते थे कि एक समय की बात है, उनकी ग्रैंड मदर काफ़ी यंग जवान थी, काफ़ी सुंदर थी, प्यारी थी, और ग्रैंड मदर के हस्बैंड भी हुआ करते थे, यानी कि ऑथर के दादाजी इस दुनिया में अब नहीं हैं। तो ऑथर यही कह रहे हैं कि उन्होंने बचपन में अपनी दादी के बारे में ऐसा सुना करते थे जिस पे विश्वास कर पाना ऑथर के लिए काफ़ी मुश्किल होता था, क्योंकि ऑथर ने जिस तरह से अपने दादी माँ को देखा था वो काफ़ी ओल्ड थी, फेस पे रिंकल्स थे, और तो और ऑथर के दादाजी भी नहीं थे। अब ऑथर आगे कहते हैं कि उन्होंने अपनी दादी को देखा था जैसे और लोगों ने भी देखा होगा अपनी दादी को, जिनके फेस पे झुर्रियाँ आ गई थी, काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। और पिछले 20 ईयर से ऑथर ने अपने दादी को ठीक ऐसे ही देखा करते थे, ऐसे ही देखते हुए आ रहे थे। और यही रीज़न भी था कि ऑथर को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी दादी माँ कभी यंग प्रीटी भी हुआ करती होंगी। अब ऑथर थोड़ा सा अपने ग्रैंडफादर के बारे में डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में जो फायर प्लेस है, उसके ऊपर जो मेंटल पीस है, ठीक उसके ऊपर ग्रैंडफादर का पोर्ट्रेट, एक तस्वीर टंगा हुआ था। इस पोर्ट्रेट में जो ड्रेस थी दादाजी की, वो काफ़ी लूज थी, एक पगड़ी पहने हुए थे, और जो दादाजी के वाइट बियर्ड थे वो उनके चेस्ट तक आ रहे होते हैं। और उनके ऐसी तस्वीर को देख ये साफ लग रहा था कि उनके ग्रैंडफादर कम से कम 100 ईयर्स के तो जरूर होंगे। और अगर दादाजी को देखा जाए तो उन्हें देख ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उनके भी बच्चे और वाइफ भी होंगे, क्योंकि दादाजी इतने बूढ़े थे कि उन्हें देख बस यही लगता था कि उनके तो बस पोता पोती यानी ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते थे। अब फिर से ऑथर अपनी ग्रैंड मदर की बातें करते हुए कहते हैं कि उन्हें, ऑथर को तो ये विश्वास ही नहीं होता था कि उनकी दादी कभी भी सुंदर और जवान रही होंगी, क्योंकि पिछले 20 ईयर्स से ऑथर ने अपने दादी को ओल्ड ही देखा है, जिसके फेस पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ आ चुकी थी। जब ऑथर की दादी ऑथर को कहानियाँ सुनाया करती थीं और ये कहती थीं कि उन्होंने भी, यानी दादी ने भी, वो सभी गेम्स खेले हैं जो आज ऑथर खेलते हैं, तो ऑथर को विश्वास ही नहीं होता था। तो ऑथर को ऐसा लगता था कि जैसे कोई सेंट महात्मा हम लोगों को कहानियाँ सुनाते हैं एक मॉरल मैसेज देने के लिए, और उन स्टोरीज पर विश्वास कर पाना मुश्किल होता है, तो ठीक इसी प्रकार ग्रैंड मदर की कहानियाँ भी होती थीं बिना कोई लॉजिक के, जिस पे विश्वास करना मुश्किल होता था ऑथर के लिए। आगे ऑथर अपने ग्रैंड मदर को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि उनकी दादी माँ शॉर्ट, छोटी हाइट, फैट, थोड़ी मोटी, एंड स्लाइटली बेंट, आगे की तरफ झुकी हुई थी, और उनके चेहरे पर हर जगह रिंकल्स, झुर्रियाँ दौड़ रही थी, यानी पूरे फेस पर झुर्रियाँ आ गई थी। अब ऑथर कहते हैं कि उन्हें, खुशवंत जी को, ये पूरा विश्वास है कि उनकी ग्रैंड मदर ऐसी ही थी पिछले 20 ईयर्स से, और दादी माँ कभी यंग हो ही नहीं सकती थी।
और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था वो अपनी ग्रैंड मदर को बूढ़ी और बूढ़ी होते हुए देख रहे थे। और फिर से ऑथर यही कहते हैं कि वो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उनकी ग्रैंड मदर कभी भी प्रीटी हुआ करती थी, लेकिन हाँ, वो हमेशा से काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर थी। तो यहाँ पे ऑथर ने एक कंपैरिजन किया है प्रीटी और ब्यूटीफुल के बीच में। प्रीटी आपके एक्सटर्नल ब्यूटी को दर्शाता है और ब्यूटीफुल इंटरनल ब्यूटी को, मन दिल की सुंदरता को। मतलब यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि हाँ, उन्होंने अपनी दादी को कभी प्रीटी नहीं देखा, लेकिन वो काफ़ी सुंदर थी, दिल की काफ़ी अच्छी थी, नेचर अच्छा था, काफ़ी सारी अच्छे गुण थे और इन क्वालिटीज़ की वजह से ही वो काफ़ी सुंदर थी। आगे ऑथर कहते हैं और अपनी दादी का डेली का रूटीन बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि उनकी ग्रैंडमदर वाइट ड्रेस पहन के पूरा दिन घर में घूमती रहती थी, आगे की तरफ झुककर अलग ही वे में तरीके से चलती थी और हर वक्त वो कुछ मंत्रा जाप करती रहती थी, टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। और उनके सिल्वर कलर के बाल बिखरे हुए रहते थे, अच्छे से कंघी किया हुआ नहीं होता था। उनका फेस का रंग भी पूरी तरह से फीका पड़ चुका था, फेस भी पूरी तरह से आगे की तरफ निकल रही थी और उनके लिप्स हमेशा ही मूव करते रहते थे, क्योंकि वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, जो कभी भी किसी को सुनाई नहीं दिया करता था। और एक बार फिर से ऑथर कहते हैं, हाँ, मेरी दादी माँ सच में सुंदर थी, यानी दिल की बहुत अच्छी थी। अब ऑथर ये एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर उनकी ग्रैंड मदर सुंदर क्यों थी। तो ऑथर कहते हैं, उनकी दादी माँ एक विंटर लैंडस्केप व्यू की तरह थी। अगर आप कोई हिल स्टेशन जाते हैं जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होते हैं, जिसे देखकर एक अलग से शांति मिलती है, तो ठीक इसी प्रकार उनकी दादी माँ भी थी, जिनको देख एक अलग सा शांति मिलता था ऑथर को। अब इस कहानी का डिफरेंट फेज शुरू होता है अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रैंड मदर एंड द ऑथर खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह कहते हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो वो और उनकी दादी माँ काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ऑथर के पेरेंट्स शहर चले गए थे, सिटी में चले गए थे उन्हें ग्रैंड मदर के पास छोड़ के। उनकी ग्रैंड मदर हर सुबह ऑथर को उठाया करती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी। ग्रैंड मदर जब भी ऑथर को नहाती थी, उन्हें स्कूल के लिए रेडी करती थी, तो वो हमेशा एक मॉर्निंग प्रेयर बोला करती थी, इस उम्मीद में कि ऑथर भी इन प्रेयर को सुनकर याद करके बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि उन प्रेयर्स को सुनते तो वो ज़रूर थे, लेकिन कभी भी उस प्रेयर को याद करने का नहीं सोचा था। वो तो बस इसलिए उन प्रेयर्स को सुनते थे क्योंकि उन्हें अपनी ग्रैंड मदर की आवाज़ काफ़ी अच्छी लगती थी। ऑथर कभी भी उन प्रेयर्स को सीखना ही नहीं चाहते थे। फिर ऑथर को रेडी करने के बाद ग्रैंड मदर उन्हें वुडन स्लेट दिया करती थी, जो पहले से ही अच्छे से वॉश्ड रहता था और प्लास्टर्ड भी चढ़ा रहता था। उस स्लेट पर येलो कलर का चॉक देती थी, छोटी सी इंक पॉट देती थी जो मिट्टी का बना हुआ रहता था और एक रेड कलर का पेन देती थी और ये सारी चीज़ों को एक बंडल में अच्छे से बांधकर ऑथर को वो दे दिया करती थी। स्कूल जाने से पहले ऑथर ब्रेकफास्ट करते थे एक मोटा सा स्टेल बासी चपाती का, जो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था खाने में। उस चपाती में ग्रैंडमदर थोड़ी सी बटर और चीनी स्प्रेड करके ऑथर को खाने के लिए दे दिया करती थी और खाने के बाद वो दोनों स्कूल की तरफ चल पड़ते थे। ग्रैंडमदर कुछ और स्टील चपातीस अपने साथ ले लिया करती थीं ताकि वो विलेज डॉग्स को खाने के लिए दे सकें। ऑथर कहते हैं कि उनकी दादी माँ हमेशा उनके साथ स्कूल तक जाया करती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो टेंपल से, मंदिर से जुड़ी हुई थी। वहाँ पे उस स्कूल में
मंदिर का पुजारी प्रीस्ट ही स्टूडेंट को अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर दोनों सिखाया करते थे। अब जब सभी बच्चे एक रो में बैठकर वेरेंडा में या तो अल्फ़ाबेट या फिर प्रेयर को रीड कर रहे होते थे, तो वहीं पे ग्रैंड मदर भी स्क्रिप्चर्स, एक धार्मिक किताब पढ़ा करती थीं। अब जब ऑथर की स्कूल खत्म हो जाती थी तो ग्रैंड मदर भी अपने धार्मिक बुक को बंद कर देती थी और दोनों साथ में घर की तरफ चल देते थे, जहां उन्हें रास्ते में ठीक मंदिर के दरवाजे के पास उन्हें कुत्ते भी मिल जाया करते थे और दादी माँ उन डॉग्स को वो चपाती खाने के लिए दे दिया करती थी। वो कुत्ते भी उन्हें फॉलो करते हुए, एक दूसरे पे भौंकते हुए, लड़ाई करते हुए उन चपातीस के लिए जो ऑथर और ग्रैंड मदर उन डॉग्स की तरफ फेंका करते थे, वो खाते हुए वो डॉग्स भी उनके घर तक आ जाया करते थे। अब नेक्स्ट फेज शुरू होता है। तो अब ऑथर कहते हैं कि जब उनके पेरेंट्स शहर में, सिटी में अच्छे से सेटल्ड हो गए, तब ऑथर और ग्रैंड मदर दोनों को विलेज से शहर बुला लिया गया और यही पहला टर्निंग पॉइंट था ऑथर और दादी माँ का फ्रेंडशिप का। अभी भी दोनों एक ही रूम में रहते थे, लेकिन अब उनकी ग्रैंड मदर ऑथर को स्कूल लेके नहीं जाया करती थी, क्योंकि ऑथर एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते थे और वो अब बस से ही आया और जाया करते थे स्कूल के लिए। स्ट्रीट में भी डॉग्स नहीं थे, तो बस इसीलिए अब उनकी दादी माँ स्पैरो को फीड करना शुरू कर दिया, कोर्टयार्ड में वेरेंडा में बैठ के। अब जैसे जैसे समय गुजरता गया, दोनों के बीच जो नज़दीकियाँ थीं वो कम होती चली गईं। वो कभी कभी ऑथर को नींद से उठाया करती थी और स्कूल के लिए भी रेडी किया करती थी। फिर जब ऑथर स्कूल से वापस आते थे तो ग्रैंड माँ ये पूछती थी कि आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा, और फिर ऑथर कहते थे कि मैंने इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड सीखे, साइंस में नई चीज़ें सीखी, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में जाना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा और भी बहुत कुछ सीखने को मिला। अब जब ग्रैंड मदर को ये सब बातें पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। ग्रैंड मदर ऑथर की पढ़ाई में कोई भी हेल्प नहीं कर पाती थी। दादी माँ को इन सब पढ़ाई में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि सिर्फ इंग्लिश साइंस ही पढ़ाए जाते हैं। ग्रैंड मदर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि स्कूल में गॉड के बारे में, धार्मिक बुक्स के बारे में ये सब कुछ नहीं बताया जाता। ये सब सोच ऑथर की ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा दुखी होती थी और इस वजह से दादी माँ को ये एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं था। अब एक दिन जब ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर को ये बताया कि उन्हें स्कूल में म्यूज़िक भी सिखाया जा रहा है, तो ये बात सुन के ग्रैंड मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दादी माँ का ये मानना था कि म्यूज़िक अच्छे घर के लोग नहीं सीखा करते हैं। म्यूज़िक तो वो लोग सीखते हैं जो गरीब होते हैं, जो बेगर भिखारी होते हैं, ऐसे लोग म्यूज़िक सीखते हैं। म्यूज़िक इन्हीं लोगों के लिए होता है, ये मानना था ऑथर के ग्रैंड मदर का। ऑथर कहते हैं कि म्यूज़िक सिखाने वाली बात सुनकर दादी माँ ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनका ये साइलेंस ही, चुप रहना ही ग्रैंड मदर की डिसअप्रूवल, नापसंद होने का पता चल रहा था। अब उसी समय से उन दोनों के बीच में भी बातें करना काफ़ी कम हो गया। अब नेक्स्ट फेज है। अब ऑथर कहते हैं कि अब जब वो खुद यूनिवर्सिटी चले गए तो उन्हें ऑथर को एक अलग ही कमरा दे दिया गया। अब जो भी एक कॉमन लिंक दोस्ती में बचा हुआ था वो भी खत्म हो गया। ग्रैंड मदर ने भी ये सेपरेशन अपने ग्रैंड सन से, यानी कि ऑथर से दूर रहना, अकेले रहना एक्सेप्ट कर लेती हैं बिना कोई ऑब्जेक्शन के। और इस पल को दिल से सोचिएगा आप लोग स्टूडेंट, कि जब आप दूर होते हो अपने सबसे करीबी से तो कैसा फील होता है। तो शायद ठीक वैसा ही दादी माँ को भी फील होता होगा और शायद ऑथर खुशवंत सिंह को भी। अब ग्रैंड मदर अपने फ्री टाइम में एक स्पिनिंग व्हील चलाती थी और ज़्यादा किसी से बातें नहीं किया करती थी। ऑथर कहते हैं कि सुबह से शाम तक ग्रैंड मदर
बैठकर व्हील स्पिनिंग करती रहती थीं और अपने प्रेयर्स को बोलती रहती थीं। सिर्फ दोपहर में वो थोड़ा रिलैक्स होकर स्पैरो को दाना दे दिया करती थीं। ग्रैंडमदर वरांडा में बैठकर ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़े करके इन स्पैरोज को चिड़ियों को खाने के लिए दिया करती थी और लगभग 100 से भी ज़्यादा बर्ड्स ग्रैंडमदर के चारों तरफ इकट्ठे हो जाया करते थे और चर्पिंग साउंड निकालते थे और इन चर्पिंग से काफ़ी ज़्यादा नॉइस क्रिएट हो जाया करता था चारों तरफ। कुछ चिड़ियाँ तो आकर ग्रैंडमदर के पैरों पर ही बैठ जाया करती थीं, कुछ उनके कंधों पर और कुछ तो उनके सर के ऊपर बैठ जाया करती थीं। ग्रैंडमदर बस स्माइल करती थीं, लेकिन कभी भी उन चिड़ियों को सू करके भगाती नहीं थीं। यही दोपहर के हाफ आवर दादी माँ के लिए पूरे दिन का सबसे हैप्पी वाला, खुशी वाला टाइम हुआ करता था। नेक्स्ट फेज है, अब ऑथर अपने यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाने का डिसाइड करते हैं। ऑथर ये कहते हैं कि ऑथर के इस फैसले से दादी माँ अपसेट जरूर होंगी, क्योंकि ऑथर अपनी दादी माँ से पूरे 5 साल के लिए दूर जा रहे थे और दादी माँ की इतनी एज हो गई थी कि ऑथर भी श्योर नहीं थे कि जब वो 5 साल बाद वापस आएंगे तो वो अपने ग्रैंडमदर को देख भी पाएंगे या नहीं। ऑथर ये भी कहते हैं कि उन्हें तो ये मालूम नहीं था कि उनकी दादी माँ और कितने दिन जी पाएंगी, लेकिन दादी माँ को ये पता था कि वो काफ़ी टाइम जिएंगी, क्योंकि जब ग्रैंडमदर ऑथर को छोड़ने रेलवे स्टेशन गई तो दादी माँ बिल्कुल भी सेंटिमेंटल उदास नहीं थी। हाँ, उन्होंने ऑथर से ज़्यादा बात नहीं किया और ना ही अपनी कोई इमोशन फीलिंग शेयर की। हाँ, ग्रैंडमदर के लिप्स बस लगातार प्रेयर्स की वजह से मूव कर रहे थे। माइंड भी पूरी तरह से प्रेयर में ही खोया हुआ था और जो ग्रैंडमदर के फिंगर थे वो भी बिजी थे इन टेलिंग द बीड ऑफ हर रोजरी। ऑथर कहते हैं कि अब वो जैसे ही जाने वाले होते हैं तो उनके दादी माँ ने बस साइलेंटली एकदम शांत होके बस ऑथर के फोरहेड पर किस करती हैं और उस किस से जो सलाइवा थी वो उनके फोरहेड पर लग जाती है और ये चीज़ ऑथर के दिल के काफ़ी करीब थी। वो हर वक्त इस चीज़ को महसूस करते थे, क्योंकि ये जो फिजिकल कांटेक्ट था, जब दादी माँ ने ऑथर को फोरहेड पे किस किया था, वो किस ही उन दोनों का लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था। दादी माँ का शायद ये लास्ट टच था, क्योंकि शायद अब ऑथर अपनी दादी माँ को फिर कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रैंडमदर की एज ही काफ़ी हो चुकी थी। लेकिन अब ऑथर कहते हैं कि जो डर था ऑथर के मन में कि शायद अब वो अपनी दादी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अब जब वो 5 इयर्स बाद, 5 साल बाद घर लौटे तो उन्होंने अपनी दादी माँ को स्टेशन पे देखा। ज़्यादा ओल्ड भी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी भी ग्रैंडमदर ने ऑथर से कोई बातचीत नहीं की। बस दादी माँ ने ऑथर को जोर से पकड़ लिया अपने बाहों में, लेकिन उस वक्त भी ग्रैंडमदर अपने प्रेयर को ही बोल रही थी। आगे ऑथर कहते हैं कि ग्रैंडमदर का जो शेड्यूल था वो अभी भी सेम था। स्पैरो को फ्री टाइम में फीड करना, चिड़ियों को प्यार से डांट देती थी, बस ऐसे ही वो बिहेव किया करती थी। लेकिन उसी शाम में एक अलग सा चेंज देखने को मिला दादी माँ के बिहेवियर में। वो अब प्रेयर नहीं कर रही थी, वो बस आसपास के कुछ औरतों को, पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया, एक ड्रम ढोल मंगाया और जोर जोर से गाने बजाने लग गई। कई घंटों तक उन्होंने उस ढोल को बजाया और वीरता ब्रेव वॉरियर के गाने गा रही थीं। अब ऑथर खुद और ऑथर के पेरेंट्स दादी माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि अब बस भी कीजिए, वरना आप बीमार पड़ जाओगे, थक जाओगे। ऑथर ये कहते हैं
कि उन्होंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे देखा था कि वो प्रेयर नहीं कर रही थी। और ये बात ऑथर को काफ़ी अजीब भी लगता है। अब अगली सुबह ग्रैंडमदर बीमार पड़ जाती हैं। उन्हें फीवर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन ग्रैंडमदर कुछ और ही सोच रही थी। ग्रैंडमदर ने उन्हें बताया कि उनका समय आ चुका है। ग्रैंडमदर अब लास्टली अपने फैमिली से ये कहती हैं कि अब जब उनके पास कुछ ही समय बचा है, डेथ नज़दीक है, तो वो अपना समय बस शांति से अकेले ही रहना चाहती हैं। ग्रैंडमदर ना तो अब प्रेयर कर रही थी और ना ही किसी से बातें करना चाहती थी। सभी लोगों ने ग्रैंडमा को बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ठीक हो जाओगी। लेकिन ग्रैंडमदर ने किसी की बात नहीं सुनी, सभी को इग्नोर किया, बस शांति से लेटकर प्रेयर करना शुरू कर दिया, अपनी माला का जाप करना शुरू कर दिया। फिर अचानक ग्रैंडमदर के लिप्स बंद हो गए और जो माला थी ग्रैंडमदर के लाइफलेस फिंगर से नीचे गिर गया। उनके चेहरे एकदम से शांत हो गए और सभी लोग ये जान गए थे कि दादी माँ अब मर चुकी हैं। अब सभी लोगों ने दादी माँ को बेड से उठाकर ग्राउंड पर रखा और उन्हें रेड श्राउड से, जो एक कपड़ा होता है, धार्मिक कपड़ा होता है, जिसे मरने के बाद उसी कपड़े से कवर किया जाता है, वो सभी रिवाज किए गए। कुछ घंटों बाद सभी लोग ग्रैंडमदर के फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने के लिए चले जाते हैं। अब शाम के वक्त वो लोग ग्रैंडमदर के रूम में गए। घर में बना हुआ एक क्रूड स्ट्रेचर उठाया, बॉडी को जलाने के लिए फिर ले गए। शाम के समय सूरज की रोशनी पूरी वेरांडा में फैली हुई थी। एक गोल्डन लाइट पूरे रूम में, दादी माँ के रूम में फैली हुई थी। अब थोड़ी देर वो सभी लोग वेरांडा में रुक गए और वो सभी लोगों ने देखा कि पूरा वेरांडा में चारों तरफ, पूरे कमरे में भी, और जहाँ पे ग्रैंडमदर की बॉडी रखी हुई थी, जो कि रेड लाल कपड़े में कवर थी, उस पूरे एरिया में हजारों, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो बैठे हुए थे जमीन पर। लेकिन वहाँ पे कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी। मतलब वो स्पैरो भी ये जान चुकी थी कि ग्रैंडमदर अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी हैं। ये चीज़ देखकर सभी लोगों को काफ़ी दुख भी हुआ, उन बर्ड्स के लिए भी काफ़ी बुरा लगा। ऑथर की मदर ने उन स्पैरो को, बर्ड्स को, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े भी दिए खाने के लिए, लेकिन किसी भी स्पैरो ने थोड़ा सा भी ब्रेड की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब जब दादी माँ की बॉडी को ले जाया गया तो वो सभी बर्ड्स भी शांति से वहाँ से उड़ गए। दूसरी सुबह स्वीपर ने वो सभी ब्रेड के टुकड़े को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। So student, this was the full detailed explanation of this chapter, the portrait of a lady। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए, NCERT सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ICSE CBSE नोट्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना न भूलें। लिंक इज गिवन इन दी वीडियो डिस्क्रिप्शन। और इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।